हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान यूजीसी नेट कॉमर्स। तो हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट कर रहे थे, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में। सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आज का टॉपिक है। और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें पूरा चेंज करा है, शेप इन करा है। और ये जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है ये इंट्रोड्यूस हुए थे आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी। और इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव था बैंक मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर एम्फेसाइज करना, बैंकिंग सेक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और प्रमोट करना कॉम्पिटिटिवनेस को। और जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं ये टू फेजेस में आए थे बाय ये रिकमेंडेशन थी बाय श्री एम नरसिम्हा जी की। फर्स्ट रिकमेंडेशन उन्होंने 1991 में दी थी, एंड देन 1998 में उन्होंने सेकंड रिकमेंडेशन दिया था, जिसका मेन फोकस था कि हमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जिससे हमारा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन सके। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं नरसिम्हा जी की कमेटी 1991 को फर्स्ट फेज, एंड देन सेकंड फेज 1998 को। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1992 फर्स्ट था प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। सो इसमें क्या हुआ था, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस मिला जिसमें कंपटीशन जिससे बेसिकली कंपटीशन बूस्ट हो सके। और जो प्राइवेट बैंक्स थे बिफोर लिबरलाइजेशन, उन्हें ओल्ड प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में रखा, और जो बैंक इस्टेब्लिश्ड हुए आफ्टर लिबरलाइजेशन उनको न्यू जनरेशन बैंक की कैटेगरी में रखा। और आज एज ऑफ 2023 वी हैव 21 प्राइवेट बैंक्स which are working in India. सेकेंड पॉइंट इज कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कंसोलिडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था बैंक्स को स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बनाना। और जैसे बैंक फेस कर रहे थे हाई एनपीएस की प्रॉब्लम और कैपिटल का इशू था, तो उसके लिए मर्जर एंड एक्विजिशन को एनकरेज करा पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिससे एक हेल्दी और एफिशिएंट बैंक प्रैक्टिसेस फॉलो हो पाए, और जो ये फेलियर्स थे और जो ये डेफिशिएंसी थी बैंकिंग सिस्टम में उसको रिमूव कर पाए। तो बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशन हमें देखने को मिले हैं। अप्रैल 2017 में एसबीआई को मर्ज किया गया 5 ऑफ इट्स एसोसिएट बैंक्स के साथ और भारतीय महिला बैंक के साथ। 2019 में विजय और देना बैंक को मर्ज करा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव करे थे 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में बनाने में। तो बहुत टाइम टू टाइम कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखने को मिला है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बैंक्स को स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बनाना है। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑनरशिप। डाइवर्सिफाई ऑनरशिप मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक अब पब्लिक शेयर इशू करके अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफाइंग ऑनरशिप। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी, एनहेंस करना ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जिससे बेसिकली ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। फोर्थ इज कैपिटल एडिक्वेसी, सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ कैपिटल रखना बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क वेटेड एवरेज एसेट्स, उसके बेसिस पे। देन स्ट्रिक्ट प्रोडेंशियल रेगुलेशन। इसमें क्या हुआ था, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और बैड डेट प्रोविजन जो है उनकी जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, उससे रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल बेस ऑफ द बैंक्स। सो बैंक कैपिटल इंक्रीज करने पे फोकस करे थ्रू रिकैपिटलाइजेशन, पब्लिक इक्विटी इशू विद कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। बेसिकली ये है कि जो कैपिटल है, बैंक की जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करने पे फोकस करा जाए, जिससे कोई भी फाइनेंशियल लॉस अगर होता है बैंक की इतनी कैपेसिटी हो कि उसको रिवाइव कर पाए। नेक्स्ट डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स खुद डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड देयर कॉस्ट ऑफ सेविंग। तो मतलब अपना खुद का एक मार्जिन सेट कर सकते हैं, अपनी खुद का एक एमसीएलआर रेट बैंक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। उस टाइम एसएलआर से 25%
था आज की डेट में ये रिड्यूस होके 18% हो गया है। सीआरआर भी आज की डेट में रिड्यूस होके अराउंड 4% हो चुका है। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि सीआरआर एसएलआर बैंक्स की एबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं टू प्रोवाइड लोन्स, टू प्रोवाइड बैंक लोन्स टू देयर कस्टमर्स। तो वो एफिशिएंसी ये डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बैंक्स को मैंडेटरी है कि वो कुछ परसेंटेज अपने पास रखे इन केस ऑफ सीआरआर में विद सेंट्रल बैंक, और एसएलआर में बैंक अपने पास खुद रखता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 में फर्स्ट स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस कमेटी ने नरसिम्हा जी की कमेटी ने कुछ सजेशन, कुछ मेजर्स सजेस्ट करे थे जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसीज, डीएफआई का रोल बढ़ सके फाइनेंशियल सिस्टम में, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इसलिए उन्होंने फोकस करा था स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड, एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स। सो एंट्री लिबरलाइज कर दी डोमेस्टिक बैंक्स की, फॉरेन बैंक्स की, जिससे बेसिकली कंपटीशन बढ़ सके और जो बैंकिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। उसका मेन ऑब्जेक्टिव एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स का ये था। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड सुपरविजन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड सुपरविजन सो दैट फॉर द बेसिकली फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ा सके बैंकिंग सिस्टम की, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन पे ध्यान दिया गया बैंकिंग सेक्टर के। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट था। नेक्स्ट, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग की यहाँ पे मतलब बैंक्स ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ साथ और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराए, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, तो उस पर एम्फेसाइज कर सके। नेक्स्ट, कंबाइनिंग द ट्रेडिशनल सर्विसेज विद नॉन बैंकिंग सर्विसेज। ये भी एक इनिशिएटिव, एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हा जी का। एंड लास्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। लाइक इंटरनेशनली बैंक्स जो हैं, डोमेस्टिक बैंक्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सो ये थे बैंकिंग रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन बाय जो मेजरली रिफॉर्म्स थे बाय नरसिम्हा जी कमिटी 1998। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके एग्ज़ाम में। और मैंने कोशिश करी है कि बहुत हम ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये वाली क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।